आगे रामविलास शर्मा के बारे में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कहा कि हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तो यहाँ का आदमी डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास इसलिए क्योंकि ये पीएचडी किए हुए थे। पीएचडी जानते हो? पीएचडी कोर्स है, पहले मैट्रिक कर लो तो फिर इंटर ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद एमए तब जा पीएचडी। ठीक है, तो एक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव। और उन्नाव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एक छोटे से गांव जिसका नाम था उच्च गांव सानी। गांव नाम क्या था? उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1922 में हुआ था। कब हुआ था? उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया था। बीए कब किया था? 1932 में। और 1934 में अंग्रेजी साहित्य में, यदि याद रखना सब्जेक्ट याद रखना, अंग्रेजी में क्या किए थे? एमए किया। कौन सा एमए क्या था? एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध काल में व्यस्त रहे थे। 1938 तक क्या किए? शोध काल में, जैसे नहीं होता है साइंटिस्ट लोग काम नहीं होता है, शोध काल में ये लगे हुए थे। 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। ये पढ़ाए थे कहाँ पर? लखनऊ विश्वविद्यालय में। कौन भाषा पढ़ाए थे? अंग्रेजी भाषा। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य किए थे। वहाँ करने के बाद फिर कितना तक? 1971 ईस्वी तक कहाँ आ गए थे? लखनऊ के आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में आ गए थे। अगर बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। फिर क्या हुए? कुलपति। और जैसे मान लो कि प्राइमरी जो स्कूल होता है जिसमें 1 to 5 है या 1 to 8 तक का, उसके जो हेडमास्टर होता है ना, उसको हम हेडमास्टर बोलते हैं। जहाँ 10वां ट्वेल्थ चल गया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। और वही अगर कॉलेज चल जाएगा, एमए बीए ना होता है, उसको कुलपति बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला हेडमास्टर प्रिंसिपल सब एक ही होता है, ऐसा नहीं होता है। पद थोड़ा ज्यादा, हेडमास्टर का पद कम है, फिर प्रिंसिपल, फिर जाके कुलपति आगे बोलता है। देखो कुलपति के अनुरोध पर, अच्छा ये क्या करना, बाद में आगरा विश्वविद्यालय कुलपति के अनुरोध पर, वहां के जो आगरा विश्वविद्यालय कुलपति थे उसने बुलाया तो एमए अनुरोध पर वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहाँ से 1974 में सेवा निवृत्त हुए और 1974 में रिटायर हो गए थे। कब रिटायर? 1974। 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी थे। ये भी याद रखना, महामंत्री कब से कब तक थे? 1949 से 1953 ईस्वी तक। किस चीज का? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है रे, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री बने थे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी की गद्य की विशेषता है। मतलब ये जो बात बोला साफ एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना हो। आगे उन्हें भाषा विज्ञान विषय परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। मतलब कह रहा है कि वो ज्यादातर कार्ल मार्क्स के नक्शे कदम जो करते थे ना, सब ज्यादा फेमस प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स पाएगा ना, अब उसी बारे में उसी से जैसे वो सोचते थे ना, उस सोच के लिखते थे हिंदी को। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी में वाल्मीकि, कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक, मतलब बहुत अच्छे से सबको मिला जुला लेते थे। ठीक है, मुक्ति बोध तक रचना का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना का आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषय भ्रांति के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन का गौरव प्राप्त है। मतलब कह रहा है कि वो दूसरे जो गलत होता था ना, उसको सही करने के लिए फेमस थे। मान तो कुछ लिखा है, तुमने कहीं गलती किया है, उसको अगर हम सही कर पाते कौन? रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। जीवनी मतलब ना, जीवनी तुम क्या करो बचपन से, तुम क्या किया नहीं किया, कहाँ पर खेला, कहाँ पर टीम लेना था, वो सब लिख देगा, उसको जीवनी कहते हैं। ठीक है, नया आयाम है। उन्हें निराला साहित्य साधना पुस्तक, ये बात याद रखना, पूछा क्वेश्चन है कि निराला का साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक मिला था? किसे मिला था? अरे सुन रही है, पर किताब हाथ रख नहीं, चलना चाहिए हाथ रख, मेरे साथ हाथ भी उंगली चलना चाहिए, उंगली चलिए था पहले हाथ पे रहे।
तुमको पता है, ठीक है। उस किताब का नाम क्या है? निराला की साहित्य साधना। वो जो काम निराला साहित्य पढ़ रहे हैं, हम किसी बीच में खड़ा कर बोलते पढ़ आ गए, उससे पढ़ना शुरू कर दे तुम। नहीं पढ़ा तो कहाँ पढ़ेंगे, हमें उत्तर देंगे, ठीक है, ठीक है। पुरस्कार हो चुका, अगर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, उनकी अन्य प्रमुख रचना का नाम कौन कौन है? बहुत तब बोला था नहीं, की दिक्कत कथा गए थे सुनने की, तो कथा में कहानी याद बोला था, अभी सच बात है, कथा का बात है। और ये थोड़ा सा हिंदू में कहानी सुने थे, तो मुझे नहीं था कि हम एक लोटा पानी डाल दें उसकी दिक्कत हो जाएगा। नहीं, एक कहानी था, क्या हुआ कि किसी गांव में क्या हुआ था, बहुत बहुत मतलब क्या अकाल फैल गया, मतलब खाना वाना कमी हो गया था, सुखाड़ फैल गया, अकाल फैल गया। अब वहाँ बहुत बड़ा हवन किया गया, यज्ञ किया गया, ठीक है। और तुम कुछ अलग दिखा, बहुत जलसा किया गया था। और वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग बाबा हुआ थे, बाबा आवाज बोला, बाबा जी इससे बताइए आकाश में कैसे मुक्ति, आकाश कैसे हम छुटकारा मिलेगा। बाबा जी बोले एक काम कीजिए, आप सभी गांव का आदमी सुबह मतलब एक मेरे द्वारा एक ग्राम में दिया जाएगा, सुबह 4 बजे, ठीक है, ग्राम दिया जाएगा। और सभी घर से एक एक गिलास दूध डाल दीजिएगा। उससे हम क्या करेंगे, मतलब कौन करेंगे, उससे क्या होगा, कोशिश करेंगे हम सब क्या हो जाए, अकाल दूर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उस गांव के एक आदमी मन में है सब दूध डालवे करेगा, हम एक गिलास पानी डाल देंगे तो कोई नहीं पता चलेगा। पता चलेगा क्या? नहीं तो ऐसे पता चलेगा। बस सब सुबह हुआ, अपना सब अपना अपना सब दे जाता। जब सुबह हुआ, सुबह जब पता चला कि ग्राम में खाली पानी है, सोचो उस गांव का आदमी सब लोग वही सोचा कि हम क्या करें, एक गिलास पानी दे देंगे, क्या दिक्कत हो जाए, तो आप सोचो। तो बाबा बोला जब तुम लोग इतने बेईमान आदमी हो, तुम लोग बेईमान मरने ये निकले, हम क्या कर सकते हैं, मत पहुंचाओ। वही हाल सुन का है, मतलब क्या सब पहिए रहा नहीं, की दिक्कत है, देखो मुंह चल रहा है, आवाज निकल रहा है। देखो लिखा हुआ सब है ना, ये सर गर्मी लग गई इसको, कोई बात, बुखार बदल चेक कर, बुखार देखो जरा ले, अब क्या कर रहा है, ये सब इसका कृति है, कृति मतलब उसको लिखा हो, याद रखना। अब क्या करा कि पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत, अब इस पढ़ेंगे वो क्या है, निबंध। निबंध का नाम क्या है, परंपरा जानते हो, जो पहले बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, क्या कहते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन करने का मतलब ये हुआ, अच्छा बताओ, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि उसमें गलती क्या है, सही क्या है, उसको बताना। जैसे तुम तक का एग्जाम देते हैं, वो भी एक मूल्यांकन। मूल्यांकन करने का मतलब ये हुआ तुम सब कितने पढ़े हो, कितना ध्यान दिए पढ़ने में, उस माध्यम से पढ़ा नहीं, जब पढ़ा नहीं, अगर मान लो कौन बताया तो कहाँ पर दिक्कत कहाँ हुआ, जो कौन बता देगा नहीं, आप जो बताया था हमको समझ में नहीं आया, तो समझे चलिए यहाँ गलती हुआ, हम उसको क्या करेंगे, सुधार होगा, उसको मतलब सुधार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो नहीं, नंबर कम आता है, वो पढ़ेंगे। यह निबंध किसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है, मतलब परंपरा का मूल्यांकन लिया गया, कहाँ से, परंपरा के मूल्यांकन से ही लिया गया था, किताब का नाम था उसी से लिया गया। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंध से व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार करता है। मतलब इसमें चैप्टर पढ़ेगा, हमारे समाज के बारे में बताया गया है, साहित्य के बारे में हिंदी पढ़ते हैं, साहित्य के बारे में, और हमारा परंपरा क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन में विवेक जगाता है। यह निबंध साहित्य के सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। मैं बता, तुम सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुमसे बहुत कुछ तुमको सीखने देगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करें सब पढ़ने का,
इसको नींद आ रहा है अभी इधर चल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। और साथ साथ हम बोलेंगे, तुम तो भी बोलेगा, पूछेंगे तो बोलेगा। अभी नहीं बस वो बोला हम नहीं बोले, इतनी दिक्कत बोलेगा तो सब बोलेगा। ठीक, चलिए देखिए अल्लाह ताला की शुरू करते हैं। तरह जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ी अंतर का क्रांतिकारी साहित्य रखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। मतलब कार्य जो दुनिया बदलना चाहता है उसको अगर कहीं चाहिए तो चाहिए परंपरा का ज्ञान। परंपरा मतलब शुरू से क्या चल रहा है, उसमें क्या गलती है क्या सही है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तब जब हम किसको चाहते हैं, हम युग परिवर्तन करना चाहते हैं, हम दुनिया बदलना चाहते हैं, हमको ये ज्ञान होना चाहिए। आगे कहा कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषणमुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। मतलब कह रहा है कि जो वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना, मतलब चाहता है कि जो आदमी चाहता है कि समाज में किसी का भी शोषण नहीं हो, तो समझ जानते हैं, मतलब गरीब का हक मार हम खा लेंगे, तुम्हारा हक करेंगे, तुम्हारा हक मार हम खा लिए, इसका मतलब ये शोषण करना हुआ, गरीबों को सताना हुआ। अगर चाहता है गरीब को नहीं सते, मतलब गरीब शोषण मुक्त हो, कोई किसी का शोषण नहीं करे, उसके लिए बोला है कि इसको अपने सिद्धांत को दिखाना चाहिए, सिद्धांत बनाना चाहिए। कहा कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान मतलब साहित्य के बारे में, हिंदी में होता है साहित्य बात आता है, साहित्य का अगर ज्ञान रहेगा कोशिश क्या होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना ज्ञान से साहित्य की इस धारा मोड़ी जा सकती है और नई प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगर बीच में बोले छोड़ पढ़ा तुम पढ़ लेगा, मतलब कह रहा है कि साहित्य के ज्ञान से क्या कर सकते हैं, जो गलतियां हैं, जो आलोचना है, आलोचना मतलब क्या होता है, सुनो अगर हमारा अगर कोई आलोचना कर रहा है तो खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए, क्या दुख होना चाहिए। लेकिन आजकल में हमें खुश हो बैठे, आलोचना मतलब तुम्हारी बुराई को बताना। और असल में अगर देखा जाए कोई हमारे बुराई को बता रहा है तो वो हमारे क्या है, बहुत अच्छा है, हमारे बारे में वो सोचता है। और नहीं तो जो तुम्हारा हाँ जी में जी करते रहेगा, तुम ठीक बहुत अच्छा, तुम खराब रहते हो अच्छा है, तो तुम अपने आप को बदलना चाहेगा तभी क्या, दुनिया को बोलिए अच्छा है, तुम कैसे बदलेंगे। बाद में असल मित्रता वही है जो तुम्हारे दोस्ती को मतलब कि तुम्हारे अच्छाई को बताए और तुम्हारे बुराई को भी बताए। हाँ, अब अगर मान लो कोई बुराई तुमको बता रहा है, असल में झूठा बुराई बता रहा है तो उसको टेंशन नहीं, दिमाग में लो तो वो तुम बुराई कर रहा है, वो आलोचना सुने गई है, तो बुराई कर रहा है। वही अगर बात मान लो कि तुम्हारे अंदर सच में वैसा गुण कुछ है, उल्टा पुल्टा काम करते हो जो बोल रहा है, अगर सच्चाई है तो कोशिश करेंगे उस बुराई को हम क्या करें, अपने अंदर से दूर करके उसको हटा दें। इससे हम अच्छे मतलब समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। मतलब कह रहा है कि प्रगतिशील समाज के लिए, हम प्रगतिशील बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना हमको साहित्य की चाहिए नॉलेज चाहिए, उतना ही किसका चाहिए, परंपरा का नॉलेज चाहिए। ठीक है, पंखा चला क्या बहुत ठंडा बस। देखिए, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध सभी जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब अगर हम सबसे पहले उसके बारे में बोलते हैं जो शोषक वर्ग के विरुद्ध, मतलब कि जो शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध कुछ बात बोलता है, उसके बारे में बोलते हैं। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं, उस साहित्य पर जिसका रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह से हो सकता है। मतलब हम चाहते हैं जो हम सही कर रहे हैं तो हम कहते हैं क्या वो जनता के लिए सही है, उपयोगी है। अगर उपयोगी है तब तो वो काम करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगे। आगे इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों को देख रेख में रचा गया है और उसके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उससे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील का वर्ग का साहित्य है या हरासमान वर्ग का। मतलब करा वैसा साहित्य, मतलब जो कुछ लिखा है किसके बारे में, जो अमीर लोगों के लिए,
दुनिया में नहीं बता रहे। अमीर लोग बोले न्यूज में खोखा मतलब अमीर के बारे में वही कह रहा है। अगर अमीर वर्गों के लिए कोई नियम बना हुआ है तो हम उसको भी देखते हैं कि क्या वो सही है या फिर उसमें कुछ गलतियां है, क्या इससे हमारा वर्ग जो हमारा समाज है आगे बढ़ेगा उससे नीचे जाएगा, ये हम सोचते हैं उसको। तो ये स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कहीं बहुत स्पष्ट नहीं रही। मतलब पहले से समाज क्या पहले स्पष्ट नहीं रहा कि कैसे मतलब पुराना कभी सही से सब खाने पीने लाते था, ज्यादा शिकार लाता था, खाता था, बस खत्म। वो नहीं पता था हमको घर भी बनाना है या हमको बीवी बाल बच्चा को देखना है, नहीं बीवी बाल बच्चा साथ जाएगा, साथ खाएंगे पिएंगे, बस खत्म। ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसा दिमाग लगाने लगा अगर कि जहां पूंजीवादी का यथेष्ट विकास हो गया है कि वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशील और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरे तरह विरोधी बनकर खड़े हो। मतलब जहां जहां तो करे अमीर लोग रहते हैं ना, अगर वहां पर ऐसा कह रहा है कि मान लो कि पूंजीवादी का अगर वहां पर दबदबा रहेगा तो सिंपल बात है, पूंजीवादी अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा और गरीब अपने आप को छोटा समझेगा, और जो अमीर आदमी वो गरीब आदमी को दबाई करेगा, और दबाएगा तो इससे क्या होगा, एक दूसरे आपस में विरोध नहीं होगा क्या। अगर मान लो तुम हमको कुछ कह रहा है, हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, हम तुमको ये काम नहीं करने देंगे, कुछ भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास रुपया बहुत ज्यादा है, तो हम क्या रुक चुप रहेंगे, हम भी कुछ कहेंगे ना। इससे क्या होगा, आपस में झगड़ा ही शुरू होगा। वही करा आपस में क्या होता है, इससे मतलब विरोधी बन के खड़ा हो जाते हैं। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों में काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का समान तत्व बन गया है। मतलब आग जलाकर खाना, एक सिंपल बात है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी में, मतलब कह रहा कि वो जो मशीन चलता है, मशीन तो समाजवादी में भी चलता है और पूंजीवादी में चलता है। अच्छा, अपना देश जो पूंजीवाद, मतलब अपना देश जो भारत, वो कौन सा व्यवस्था है, समाजवादी या पूंजीवादी? क्या समाजवादी, पूंजीवादी कौन? अमेरिका। ठीक, इससे जाकर बोलिए। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशील वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। मतलब सभी चीज जो होता है संपत्ति वाला के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, कुछ हमारे पर डिपेंड करता है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जिस समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीवादी ने अपने हित में किया था। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि जो काम पूंजीवादी वाला किया है, पूंजीवादी क्या है, वो ऐसा नहीं कि जो पूंजीवादी करता है उसको काम नहीं करेंगे, हमको भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बेवकूफी होगा, हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोला है, जैसे मान लो बिजली बनाए कौन, पूंजीवादी, लेकिन हम अब सोचे पूंजीवादी वाला बनाया, हमने उपयोग करें, क्या हुआ, अंदर हम तो मिल रहे, ये तो बेवकूफी हुआ। सेम उस तरह से जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे थे आज के जमाना में, हम ना डाटा ज्यादा अगर आती है ना, जरूरत डाटा का है ना, आटा रहे न रहे लेकिन डाटा रहने से एमबी नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है, पहले दिन चले कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, यही बात है जो है। अब यहाँ समझो, इसलिए अब यूज बनाया कौन, पूंजीवादी। अब ये भी याद रखना, इंटरनेट जो हमारा दिया हुआ है किसके द्वारा दिया है, पूंजीवादी द्वारा। अमेरिका सबसे पहले शुरू किया था इंटरनेट, किसने, इंटरनेट का आविष्कारक कौन है, अमेरिका है। हम यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये बात हम छोड़ देंगे, वो पूंजीवादी क्या हमने करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। गाँव देहात लगाते ना दे कि मतलब मान लो तुम्हारे यहाँ कुछ बन रहा है, ठीक है, भोज बन रहा है, अब तुम समझ चल रहा है तो क्यों बनाए, हमने खाएंगे, वही वाला बात हो। इससे क्या भूखा तो नहीं देगा, इससे ही बना साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य जो था हमारे पूरे जीवन के लिए संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। तो पहले आर्थिक बात पढ़ सकते हैं, क्या है, अपना जीवन के रूप में बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है और फिर प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार करने से कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उनमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावना भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। मतलब कह रहा है प्राणी भी अधूरे, तुम सोचता है, मतलब कि ये साहित्य वाला सोचता है तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में अगर कह रहा है कि तुम्हारा इंद्रिया, तुम्हारा शरीर जो है, अगर शरीर को किसी की जरूरत हो, तो तुम्हारा शरीर विचारधारा नहीं है, तुमको क्या है, इस्लाम फिर बोलो, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य हमारे पूरे जीवन क्या है, फैले हुआ है। साहित्य है
मतलब तुम जानता है, जानकारी से बोलना चाहिए। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। प्राणी है, तुम जब मनुष्य प्राणी के रूप में साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है। मतलब हमारे अंदर बहुत सारा क्या आता है, भावना आता है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं होता है कि साहित्य विचारधारा विचारधारा मात्र नहीं है। मतलब साहित्य जो है सिर्फ विचारधारा, विचार सुनो, साहित्य का मतलब क्या, कुछ कहना, कुछ बात बोलना। तो साहित्य जो है वो सिर्फ विचारधारा नहीं है, अंतर आदमी का अंतर का बात है वो, ठीक है, अलग अलग पड़ेगा। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में। साहित्य में क्या होता है, विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता जैसे समाज में विकास नहीं होता है। तरह के सामाजिक विकास क्रम में सामंत सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, और पूंजीवादी सभ्यता को मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उपादेयता बहुत बढ़ गई है। मतलब कह रहा है कि पहले क्या करते थे, हम चरखा से बना देते थे धागा, कपड़ा वपड़ा किस पे बिनते थे, चरखा से बिनते थे, कुछ ऐसे बिना जाता उस पे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या आएगा, मशीन आया। अब सोचो मशीन आने से क्या करेंगे, मशीन का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल हम करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा भी फायदा हो। अब वो नहीं, पहले जमाना परंपरा है कि चरखा यूज होता तो हम भी चरखे यूज करेंगे, क्या गलत हमारा, ठीक। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी परंपरा है जो आजकल की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, हम उस परंपरा को लेके चल रहे हैं। बहुत सा परंपरा है, बताएंगे, ठीक, आगे बढ़िए। पर यह आवश्यक नहीं कि सामंती समाज की कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। मतलब ये समझो क्या कह रहा है कि सामान में तो चलो ठीक है, सामान पुराना जमाना का खराब हो सकता है, लेकिन नया जमाना तो क्या हो, अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर कवि की बात करें तो कवि पुराने जमाना के अच्छे थे, आज के जमाना कुछ लिख रहता है, कुछ भी वही कहा, वैसा नहीं हो सकता। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को छोड़ते जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। तो कहा कि पहले जमाने क्या पुराने जमाने पास पहुंच जाते हैं, तो हम मानो हम किसी के फैन है, मतलब मान लो अगर उसके पास पहुंचे, ठीक है, अगर मतलब पंखा घूमते रहेगा, मतलब किसी के व्यक्तित्व से यदि हम प्रभावित हैं उसको हम फैन कर, मतलब मान लो तो दुनिया में जैसे मान लो हम तो फैन है किसके, एपीजे अब्दुल कलाम, वैसे व्यक्ति जिसके काम से हम क्या करते हैं, प्रभावित थे, कुछ करके गए। एक लिखने वाले व्यक्ति इतना बड़ा नाम हो गया, मिसाइल मैन, भारत को आंख मिलाने का, दोस्तों जो मतलब आंख से आंख मिलाने का चल गया हिम्मत, उसको पुण्य माने, क्या धन्य मानते हैं आगे। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचना भंग करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और उसमें नई परंपरा को जन्म देते हैं। मतलब कह रहा है कि ये पुराने कवि क्या है, आज के जमाने कवि पुराने कवि के बारे में पढ़ता है, लेकिन जैसा वो लिखते थे वैसा ये लिखते नहीं है। सीखते भी हैं लेकिन अपने हिसाब से कुछ अपना नया कर लिखते हैं। कारण जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वो अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। मतलब जो किसी का नकल कर दो काम, अगर तुम्हें अपना काम कुछ करना, मतलब मान हमको कुछ बनना है, हमको किसी को देख के नहीं बनना है, हमें अपने अंदर आना चाहिए। हमको मैट्रिक में इतना नंबर लाना है, हमको अच्छा काम करना है, हम अपने से करेंगे। ऐसा नहीं फलनामा पढ़ रहा है, पढ़ा इतने नंबर लाया अब हम भी लाएंगे, ऐसा नहीं। तुम्हारे मन के अंदर आना चाहिए कि हमारे ऊपर हमारे गार्जियन इतना खर्च कर रहे हैं कि मतलब कि कम से कम हमको एक रिजल्ट भी अच्छा दे दें, ताकि वो खुद रहे हमारा जितना रुपया, मतलब गार्जियन क्या करते हैं कि हमको बस जितना रुपया का हम बच्चे पर कर रहे हैं प्रयोग, अगर उससे हमारा रिजल्ट अच्छा बन जाए बच्चा तो उसी गार्जियन बहुत खुश होता है। कोई बार रुपया दिया तो अब तुम्हें बता रहे रुपया कितने दो, और कोई काम अगर अच्छा हो जाए क्या लगता है, नहीं चलो हमारा रुपया का यूज सही हुआ है। और वही अगर मान लो हमको दी है लेकिन काम सही नहीं हुआ तो बाद में अफसोस अब नहीं आता है, तो बेकार काम करेगी। वैसे गार्जियन को ऐसा नहीं लगे कि हमारे ऊपर जो मतलब हम अपने बच्चे पर जो खर्च किए हैं तो बेकार काम के लिए खर्च करते हैं, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। तो इतना रिजल्ट जो भी हो ना क्लास में आगे जितना नंबर आए, पापा वो लोग मतलब गार्जियन पता हमको इतना नंबर आया है। अब करता क्या है कि हमको ज्यादा नंबर आता है तो हम बोलते हैं हाँ देखो इतना नंबर फर्स्ट डिग्री,
वही अगर कम नंबर आएगा तो वो नहीं बताएंगे, नहीं क्या बताएं, बताइए तो ऐसा नहीं। अगर कम नंबर आया तो भी बताओ क्यों आया, ये भी सोचो हमको नंबर इतना कम आया क्यों, कहाँ गलती कहाँ रह गया, उसी को बात कर। एक जब कलाम का एक लाइन था कि देखो सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ाते हैं। ऐसा नहीं हम सोए वो सपना सपना देखते हैं ना, सोते हुए जो सपना देखते हैं ना वो सपना नहीं होता है। असल में सपना वो होता है जो हमें नींद ही ना आने दे, नहीं हमको सपना पूरा करना, हमको सोना नहीं, पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है, वो सपना करते हैं। बढ़िया ये कह रहा है कि जो दूसरा आदमी दूसरा लिखा करता है ना, दूसरा जो नकल करता है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तुम उतना ही पाओगे जितना दूसरा आदमी क्या करेगा, छोड़ेगा, उतना तुमको मिलेगा। सोचना इसका अपना अपना आलस बनाना, क्या कराएंगे परंपरा अगर होता जो जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य जो का क्यों नहीं नहीं बना रहता है। मतलब करा अगर कॉपी भी कर लेंगे तो हमको सेम सेम हमको नहीं मिलेगा वैसा। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो का क्यों नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में ये बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस नहीं बनाया, और शेक्सपियर के नाटकों जैसे साहित्य का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। मतलब कह रहा है कि अगर बात करें तो सुनो, एटम बम अमेरिका बनाया, फिर कौन बनाया, रूस भी बनाया, दोनों ने सेम से बनाया। लेकिन वही अगर बात बोले शेक्सपियर की बात, शेक्सपियर आदमी पता है, शेक्सपियर थे वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। जैसा शेक्सपियर लिख के गए थे वैसा लिखा हुआ आज तक कोई लिखा नहीं। मतलब कह रहा है कि परंपरा मतलब साहित्य का कॉपी कभी भी नहीं कर सकते। तुमको नॉलेज है, तुम किसी के मान लो, जरा बता रहे अगर हम बना रहे मतलब हम कुछ चीज कर रहे हैं और वही देखकर तुम भी वही काम करोगे तो जितना अच्छा हम करेंगे उतना से तुम कर लोगे। हाँ वही काम अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, हम देख रहे हैं, तुम जितना अच्छा कर लोगे हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो नॉलेज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नॉलेज तक बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया, बस एटम बम का प्रयोग कर सकता है लेकिन दोबारा वैसा बनना है तो शायद नहीं बना सकता है।